ओके, सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज हम गारंटी पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। यही हमारा आज का टारगेट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एटलीस्ट तो क्या एग्जैक्टली तीन पार्टीज होती हैं, तीन तरह की पार्टीज होती हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो सकते हैं, बट तीन टाइप के लोग होते हैं। दो तो वो होते हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स की डिलीवरी को लेके और पेमेंट को लेके। तो ये दोनों पार्टीज क्या कहलाएंगी? सपोज ए जो है वो गुड्स डिलीवर कर रहा है, बी जो है वो प्रॉमिस कर रहा है टू पे। तो ये पार्टीज कैसे रिकॉग्नाइज होंगी? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये दोनों पार्टीज कहलाएंगी क्रेडिटर, और इसे कह सकते हैं हम प्रिंसिपल डेटर। अब इसे हमने प्रिंसिपल डेटर क्यों कहा? ठीक है, तो प्रिंसिपल डेटर इसलिए कहा क्योंकि बेसिक लायबिलिटी बी की है, लेकिन ऑब्वियसली ए को बी पे अगर भरोसा नहीं है तो उसने कहा एक गारंटी लेके आओ किसी पर्सन की। तो वहां सी इन्वॉल्व होता है और वो इसे गारंटी देता है। ठीक है, तो इस गारंटी देने की वजह से सी को हम क्या बुला सकते हैं? श्योरिटी। ये श्योरिटी हो जाएगा, मतलब जो भरोसा दे रहा है कि बी का पेमेंट मिलेगा, अगर बी पेमेंट नहीं कर पाएगा तो मैं उसके बदले में पेमेंट करूंगा। ठीक है, यहां पे एक्चुअली ये होता तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर मैं इसे बिट्स एंड पीसेस में देखूं तो यहां तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तीन कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हो रहा है कि वो गुड्स देगा, वो पैसे देगा। ठीक है, एक बंद ए जो है वो गुड्स डिलीवर करेगा, बी जो है वो ड्यू डेट पे पैसे दे देगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और सी के बीच में हो रहा है, वो भी साफ दिख रहा है कि अगर बी डिफॉल्ट करता है, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बी डिफॉल्ट करता है तो सी जो है वो पैसे देगा ए को। ये दो कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ रहे हैं। एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट है। हिडन मतलब एक्चुअली वर्ड्स में नहीं है लेकिन इंप्लाइड है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कंडक्ट से आइडेंटिफाई होते हैं, वो बी और सी के बीच में हो रहा है। वो ये हो रहा है कि एज अ श्योरिटी अगर सी ने पैसे दे दिए, एज अ श्योरिटी अगर सी ने पैसे दे दिए तो फिर वो बी से रिकवर कर सकता है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, बेसिकली इसे पैसे मिलने हैं या परफॉर्मेंस लेनी है। एक बंदा होता है प्रिंसिपल डेटर, जिसे पेमेंट करना है या परफॉर्मेंस करना है। और एक बंदा होता है श्योरिटी। ये पर्सन वो है जो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पेमेंट देने की गारंटी देता है या परफॉर्मेंस करने की गारंटी देता है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। बेसिकली प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होगा मेड, प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के केस में जब तक डिफॉल्ट नहीं करेगा बी, सी का कोई रोल नहीं है। बी के डिफॉल्ट करने पे सी का रोल स्टार्ट होता है और सी को फिर जो है बी के बिहाफ पे पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, तो देर आर थ्री पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक है श्योरिटी, वो पर्सन जिसने गारंटी दी है, हमारे केस में सी। प्रिंसिपल डेटर, जिसके डिफॉल्ट पे ये सी का रोल स्टार्ट होगा, दैट इज बी। हमारे एग्जांपल में ये सी है, ये बी है। और क्रेडिटर हमारे एग्जांपल में ए है, वो पर्सन जिसको गारंटी मिली है। तो गारंटी देने वाला सी है, गारंटी जिसको मिली है वो ए है। बेसिकली बी डिफॉल्ट करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, या इस कॉन्ट्रैक्ट को यू कैन से चार्ज मिलेगा। जब तक बी डिफॉल्ट नहीं करेगा ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे देखो, एग्जाम्पल दे रखे हैं। ए रिक्वेस्ट बी, ए रिक्वेस्ट कर रहा है बी से कि 10,000 रुपए दे दो, मतलब ए उधार मांग रहा है बी से। ए रिक्वेस्ट बी टू लैंड 10,000 टू सी, ओके सॉरी। ए रिक्वेस्ट कर रहा है बी से कि तुम उधार दे दो सी को, सी को उधार दे दो, और गारंटी ले रहा है अगर सी पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसी है कि ये है श्योरिटी। श्योरिटी ने शुरू किया बोलना। बी कौन है? क्रेडिटर।
ये पैसे दे दे किसको? सी। कौन बनेगा? प्रिंसिपल डेटर। और ए इस बात की गारंटी ले रहा है दैट सी विल रीपे द अमाउंट विद इन द एग्रीड टाइम। पहले तो वो बोल रहा है कि सी ही आपको पैसे दे देगा, ठीक है। तो यहां पे हम इस चीज को ठीक से समझे कि कौन सी पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है। ए जो है वो रोल प्ले कर रहा है श्योरिटी का, और वो ये कह रहा है कि अगर सी डिफॉल्ट करता है, पहली बात तो वो कह रहा है सी रिपे कर देगा आपको विद इन एग्रीड टाइम। अगर वो डिफॉल्ट करता है, इफ सी इज फेलिंग टू डू सो, तो फिर मेरा रोल है एज श्योरिटी, आई विल पे टू बी। तो बी अल्टीमेटली वो पर्सन क्रेडिटर है, सी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, और ए जो है वो श्योरिटी है ना। यही उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स एंड वाई दो लोग हैं और ये कार शोरूम में गए, और एक्स ने क्या कहा, अभी हम एक्स का रोल समझते हैं जरा। देखो एक्स क्या कह रहा है। एक्स सेज टू द डीलर टू सप्लाई लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगनआर टू वाई। डीलर एक पार्टी है, एक्स एक पार्टी है, और वाई एक पार्टी है। डीलर जो है कार सप्लाई करेगा वाई को, तो बेसिकली जो लाइबिलिटी है वो वाई की आएगी। तो ये हो जाएगा क्रेडिटर और ये हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच है। एंड एग्रीज दैट, एक्स इस बात पे एग्री कर रहा है, इफ वाई फेल्स, अगर प्रिंसिपल डेटर फेल होता है तो इन केस ऑफ वाइज फेलियर एक्स जो है वो रीपे करेगा जो भी मनी ड्यू होती है वैगनआर कार के अगेंस्ट। सो एक्स जो है यहाँ पे श्योरिटी का रोल प्ले कर रहा है। This is a contract of guarantee between X promises to discharge the liability of Y in case of C's default. ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। सो दैट्स इट। यहाँ पे अब नई बात समझो जरा। ये कंक्लूसिव बातें हैं, ये मैं ऑलरेडी ऊपर भी कवर कर चुका हूँ कि यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। इट इज अ ट्राई पार्टी, ट्राई मतलब 3, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, 3 पार्टीज होती हैं, है ना। नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो सकते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि श्योरिटी जो होते हैं वो मल्टीपल लोग हों, मतलब एक से ज्यादा लोग मिलके गारंटी दे दें। तो नंबर ऑफ पर्सन की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पार्टीज 3 होती है, या 3 तरह के लोग होते हैं, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो गारंटी में इन्वॉल्व होते हैं। इंडेमनिटी में 2 तरह के लोग इंपॉर्टेंट है, उससे एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। यहां पे 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। बेसिकली ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कह सकते हो, जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हुआ। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में जो कार डीलर और वाई के बीच में हुआ वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, कार बेचने का और पैसे लेने का। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। ये ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसके बीच में होगा? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। सेकेंडरी इसलिए कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में डेटर डिफॉल्ट करेगा तो ही ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा या इसके ऊपर चार्ज बनेगा। श्योरिटी की लाइबिलिटी टू परफॉर्म बनती ही तब है जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को आप सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करते हो। सेकेंडरी मतलब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के डिफॉल्ट होने पे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लाइबिलिटी आती है। आगे देखते हैं। इसमें एक तीसरा हिडन कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्शन से दिख रहा है, वो वर्ड्स में नहीं लिखा है। वो क्या दिख रहा है कि सपोज ए और बी, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया डिफॉल्ट, इसलिए सी ने ए को पे कर दिया, मतलब सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे इंपैक्ट में आ गया और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पेमेंट हो गया। तो अब मुझे बताओ, ये सी ने अगर पेमेंट कर दिया है तो इसको तो ये राइट मिलना ही चाहिए ना एक्शंस के हिसाब से। इसने बी के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो ये बी से रिकवर कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। किस बात की रिकवरी? जो पेमेंट सी ने बी के बिहाफ पे किया है तो बी से रिकवर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हुआ, कंडक्ट से चल रहा है। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। ये देखो, ये श्योरिटी था हमारा और ये प्रिंसिपल डेटर था।
ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट सी और ए के बीच में, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट सी और बी के बीच में। तीन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तीनों के नाम अलग है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर डेटर के बीच में। ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट होगा तब सेकेंडरी आएगा, और अगर सेकेंडरी हो चुका है तो फिर ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आएगा ही, जिसको आप इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये एक्शन से बना है। क्योंकि सी ने एक्शन परफॉर्म की है, बी के डिफॉल्ट को मतलब बी के डिफॉल्ट को गुड कर दिया, मतलब उसको बेटर कर दिया है। बी ने जो डिफॉल्ट किया था, ए को पैसे नहीं मिल रहे थे तो सी ने दे दिए, ठीक है। तो सी के पास ये राइट है कि वो बी से मनी जो है वो रिकवर कर सकता है। और ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है कि अगर मनी रिकवर कर सकता है का मतलब अगर सी बी से डिमांड करेगा पैसे और बी नहीं दे रहा होगा तो वो कोर्ट जाएगा और सूट फाइल करेगा बी के अगेंस्ट। आगे चलते हैं। यहां पे श्योरिटी को जो राइट मिला है, श्योरिटी को राइट कब मिला? श्योरिटी को राइट कब मिला? सी को राइट कब मिला? जब सी ने पेमेंट करा है ए को। क्यों करा है पेमेंट सी ने ए को? क्योंकि बी ने डिफॉल्ट कर दिया था। तो यहां पे सी के पास ये राइट है कि वो बी से रिकवर कर सकता है। तो वो ये लिख रहे हैं कि राइट ऑफ श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय फैक्ट दैट क्रेडिटर हैज रिफ्यूज टू सू द प्रिंसिपल डेटर। अब ये कहानी बड़ी मजेदार है, समझना। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए को बी पे भरोसा नहीं था, तो उन्होंने इन्वॉल्व किया सी को, और सी को बोला कि यार बी अगर गड़बड़ करेगा तो तुम इसके श्योरिटी बन जाओ। सी रेडी हो गया कि ठीक है मैं श्योरिटी का काम करता हूँ, ये रोल प्ले में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, बी डिफॉल्ट कर देता है। डिफॉल्ट कर देता है तो ए जो है वो सी के पास जाता है और बोलता है कि भाई उसने डिफॉल्ट कर दिया, तुम पेमेंट कर दो। ये पेमेंट कर देता है। अब क्या होता है, इसके पेमेंट करने के बाद सी किसके पास जाएगा? बी के पास, और बोलेगा यार मुझे रिकवरी करनी है, मैंने पेमेंट कर दिया है, तुमने गड़बड़ करी थी, तुम मुझे पैसे कब दोगे? वो देने से अगर मना कर दे तो वो इसके ऊपर क्या करेगा? सूट फाइल कर देगा। तो ये जो राइट है उसको रिकवरी करने का, वो राइट इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब वो सूट फाइल करने गया, सपोज एग्जांपल के लिए सूट फाइल करने गया, तो यहां पे बी बोलता है यार मेरे से जब तक ए मेरे पे सूट फाइल नहीं करेगा तुम्हें कोई हक नहीं बनता, ऐसा बी कह रहा है उससे। बोले पहले मेरे अगेंस्ट ए केस करेगा। ए केस क्यों करेगा? ए को तो पैसे मिल गए। जब पैसे मिल गए तो किस ग्राउंड पे केस करने जाएगा वो कोर्ट? भाई बी ने गड़बड़ करी तो उसको तो सी ने पैसे दे दिए ना। जब पैसे मिल गए हैं तो वो किस ग्राउंड पे जाएगा? कोर्ट, है ना। तो ये चालाकी दिखाने की कोशिश कर सकता है बी। बोले ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, ए मेरे पे केस नहीं कर रहा है तो तुम मेरे पे कैसे केस कर रहे हो? और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा भी नहीं है कि तुम मेरे पे केस कर सकते हो। तो एक्ट ने इसके लिए खुद बोल दिया, द राइट ऑफ श्योरिटी मींस सी का जो राइट है वो इस बात से उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि क्रेडिटर मतलब ए ने बी पे केस किया है या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ने अगर बी के बिहाफ पे पैसे दिए हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जिस्ट करता था, सी ने बी के बिहाफ पे पैसे दिए हैं, तो उसे ये राइट है कि वो बी से रिकवरी करेगा, भले ही ए बी के अगेंस्ट केस करे ना करे, उससे पैसे डिमांड करे या ना करे। ये बात समझ में आई? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछना। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो तीन पार्टी के बीच में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिलके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में चल रहा है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रिंसिपल के फेल होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। दैट मीन्स क्रेडिटर सीधे श्योरिटी से पैसे मांगेगा, और जब श्योरिटी पैसे दे देगा, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के बाद तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, क्योंकि श्योरिटी ने पैसे दे दिए हैं। तो ऑब्वियस बात है कि श्योरिटी रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। अब देखो आगे का जो टॉपिक है वो और सिंपल है। आगे का जो टॉपिक है वो और सिंपल है। एक सेकेंड। एसेंशियल्स या जो चीजें एसेंशियली प्रेजेंट होनी चाहिए एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो क्या क्या है? सबसे पहले तो पर्पस क्या है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब बेसिकली
एक कोई प्रिंसिपल डेट हो। अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं होगी तो कोई गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। प्रिंसिपल डेट होगी, दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक क्रेडिटर होगा एक डेटर होगा, और डेटर के बिहाफ पे, कि डेटर के नॉन पेमेंट पे जो क्रेडिटर है वो पे करेगा, ऐसा लैंग्वेज होगी। तो जब तक ये पर्पस एग्जिस्ट नहीं करता तब तक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। नंबर टू, कंसिडरेशन। हम जानते हैं बिना कंसिडरेशन के कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब हम यहां देखें अगर, तो बेसिकली तो दो पार्टीज हैं जिनके बीच में कंसिडरेशन है। ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो गुड्स डिलीवर कर देगा, और बी प्रॉमिस कर रहा है कि इधर से इधर गुड्स जाएगा और इधर से इधर पेमेंट आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में तो एक दूसरे के प्रति रेसिप्रोकल कंसिडरेशन है। सी के बारे में सोचो, सी तो बस ये बोल रहा है कि अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो मैं ए को पेमेंट करूंगा। तो सी की तरफ से तो वन वे है, ए और बी के बीच में तो लेना देना है ना, ट्रांजेक्शन जैसा है। बी को गुड्स मिलेंगे, ए को पैसे मिलेंगे। लेकिन सी तो केवल ये कह रहा है कि बी डिफॉल्ट करेगा तो मैं पैसे दे दूंगा, उसे तो गुड्स मिले ही नहीं। तो सी के पास बिना कंसिडरेशन के क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज यस। एक्चुअली यहां कंसिडरेशन इस बात का है कि बी को कंसिडरेशन मिल गया, मतलब एक तरह से सी को कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि सी का रोल बी के रिप्लेसमेंट पे है और बी को तो कंसिडरेशन मिला था। बी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए सी परफॉर्म करने आ रहा है। बी को कंसिडरेशन मिल गया मतलब सी को कंसिडरेशन मिल गया। सो इवन दो देयर इज नो डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड सी, सी को डायरेक्टली ए से कंसिडरेशन नहीं मिला है, सी ए को पेमेंट कर रहा है पर वो बी के बिहाफ पे कर रहा है, तो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन माना जाएगा कि सी को मिल गया है। लेट्स सी, देखो लैंग्वेज क्या लिखी है। Like every other contract, a contract of guarantee should also be supported by some consideration। मतलब बिना consideration के contract of guarantee valid नहीं माना जाता। A guarantee without consideration is void। तो अगर कोई consideration नहीं है तो फिर contract void है। अगर सपोज करो A और B के बीच में ही consideration missing होता तो फिर guarantee contract भी void है। But there is no need for a direct consideration between surety and creditor। मतलब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ए और सी के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। जब सी पेमेंट करेगा ए को तो इसके रिप्लेसमेंट में सी को ए से कुछ रिसीव हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। आगे देखो, एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट। मतलब बी को तो कंसिडरेशन मिला है ना ए से, यही सफिशिएंट है कि सी ने ए को पेमेंट कर दिया है, क्योंकि बी के रिप्लेसमेंट में सी आता है। अगर बी जो प्रिंसिपल डेटर है वो टाइम पे पेमेंट कर दे तो सी का कोई रोल ही नहीं है। बी पेमेंट नहीं करता तो रिप्लेसमेंट में सी आता है और वो पेमेंट करता है, तो एक्चुअली में बी को कंसिडरेशन मिल गया, मतलब इनडायरेक्टली सी को कंसिडरेशन मिल गया। तो यहां पे यही लिखा है, एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर, हमारे केस में बी, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी, हमारे केस में सी। बी को मिला हुआ कंसिडरेशन सी को मिला है, ऐसा हम मान के चलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इसके बाद जो लाइन लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। पास्ट कंसिडरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनता, नो कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब क्या है सर इसका? मेरी बात ध्यान से सुनना। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां कोई सी था ही नहीं, वही वाली बात हुई कि ये इसको गुड्स देगा, ये इसको पेमेंट देगा, ऐसा हुआ। इसने तो गुड्स डिलीवर कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया इसने। अब ये ए किसी को ढूंढ रहा है, ये हो चुका है। पहले से कोई पार्टी सी नहीं है जिसने गारंटी ले रखी है, बाद में वो सी को ढूंढ रहा है, मतलब किसी पर्सन को ढूंढ रहा है और उसने सी को ढूंढ के ये बोला कि यार बी के बदले में तुम मुझे पेमेंट दे दो। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए बी को गुड्स दे चुका है, तब सी का कोई रोल नहीं था, सी से बिना पूछे गुड्स दिए गए हैं। सी को ये बताया नहीं गया था कि भाई वो मैं बी को गुड्स दे रहा हूं तुम उसके ये तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहा है ए सी के साथ कि तुम बी के लिए पैसे दे दो मुझे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट इवेंट हो गया है ए और बी के बीच में जो कुछ हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तब होता जब ए बी को गुड्स देते समय ही सी को बोलता कि क्या तुम बी की गारंटी लेते हो तो मैं गुड्स दे दूंगा बी को। ए सी को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम बी की गारंटी लेते हो तो मैं गुड्स दूंगा बी को। इस पे बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। सपोज ए एक माइनर चाइल्ड है,
और सी इसके पेरेंट है। ए एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर ने चॉकलेट दे दी माइनर चाइल्ड को, सी से बिना पूछे, सी की गारंटी के बिना। बाद में वो सी को क्लेम कर रहा है कि यार मैंने उसको पैसे दिए, तुमसे मैं पैसे लेने का राइट रखता हूं। नो, तुम्हें कोई राइट नहीं है, यहां कोई गारंटी नहीं दी थी सी ने। लेकिन अगर ए इस कंडीशन पे बी को चॉकलेट देगा, पहले सी उसे गारंटी दे कि वो पेमेंट करेगा, ये बनेगा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, और अगर नहीं आई हो तो इस पॉइंट पे पूछ लेना, इसको नोट कर लेना। आगे देखते हैं। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे एग्जांपल में देखो बी क्या है, माइनर। प्रिंसिपल डेटर जो है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो माइनर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी माइनर अगर पैसे नहीं देगा, बी पेमेंट नहीं करेगा, तो सी तो करेगा ना। तो यहां पे ये अलाउ है कि प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनर हो सकता है, और कौन कौन होते हैं, अनसाउंड माइंड का हो सकता है ना। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे लोग यहां आएंगे जिनमें कैपेसिटी नहीं मानी जाती, अनसाउंड माइंड, माइनर, है ना, the persons who are not disqualified, who are not qualified for making a contract, like ambassadors of other country etc, diplomats etc। तो प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट भी है तो भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माने जाते हैं। लेकिन सोचो, इसके बाद वाली लाइन है मजेदार। अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट है, मतलब सी इनकम्पिटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेट लाइबिलिटी बी के डिफॉल्ट करने पे सी पे जाने वाली है, तो सी को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना। और अगर सी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रेडिटर तो सी के अगेंस्ट कोर्ट जा ही नहीं पाएगा, उसको बाउंड तो कर ही नहीं पाएगा कि किसी भी हालत में तुम्हें परफॉर्मेंस करना है या पेमेंट देना है। तो इसलिए सी जो है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा तो फिर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बी रिक्वेस्ट ए, बी ए को रिक्वेस्ट कर रहा है टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो आराम से कहानी में समझो कौन क्या है। बी तो रिक्वेस्ट कर रहा है ए टू सेल, ए तो बेचेगा, जब बेचेगा तो पैसे लेने हैं इसको, इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिटर। ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, बी कह रहा है मुझे बेच दो और गुड्स भेज दो, बेच भी दो और भेज भी दो। तो बी कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। आगे कहानी देखो, ए एग्रीज टू डू सो, ए को रिक्वेस्ट की थी तो ए बोल रहा है चलो ठीक है मैं भेजता हूं, प्रोवाइडेड सी विल गारंटी विद द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। वो बोल रहा है पहले सी से गारंटी लेके आओ, अगर सी गारंटी दे देगा तो मैं तुम्हें गुड्स बेचने को रेडी हूं। ये कंडीशन लगाई सी ने, ए ने, सॉरी, प्रिंसिपल क्रेडिटर ने। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट, सी भी एग्री हो गया, मतलब सी ने भी सहमति दे दी कि हाँ ठीक है मैं श्योरिटी बनने को रेडी हूं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट में। consideration of A is promised to deliver the goods. As per section 127, there is a sufficient consideration for C's promise. ये वही वाली बात है जो मैं पहले समझा रहा था कि C को भले ही रिटर्न में कुछ ना मिले, C तो केवल ये बोल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि B अगर पेमेंट नहीं देगा तो मैं दूंगा, और C किसको प्रॉमिस दे रहा है, ये A को, और बदले में क्या मिल रहा है C को, कुछ भी नहीं, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन आता है, इसलिए लॉ यहां क्लियर कर रहा है सेक्शन 127 में। जब बी को ए से गुड्स मिल गया, उसके बदले में ही सी पेमेंट देने वाला है, तो इनडायरेक्टली सी को फर्दर कोई कंसिडरेशन लेने की जरूरत नहीं है ए से, और सी ऐसा प्रॉमिस कर सकता है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे देखो, ए सेल्स डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए बेच भी रहा है और भेज भी रहा है, किसको, बी को। ए सेल कर रहा है तो क्रेडिटर तो ए ही बनेगा, बी को बेच रहा है तो प्रिंसिपल डेटर बी बनेगा। और यहां पे सी आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड का मतलब ये काम हो गया, सेलिंग हो चुकी है, ए ने बी को गुड्स बेच दिया है, तब ये ए और बी ने मिलकर सी को इन्वॉल्व नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट में, बाद में आफ्टरवर्ड, बाद में बिना कंसिडरेशन के इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब नहीं होगा ये इन्वॉल्व। अब अगर तुम सी को इन्वॉल्व करोगे भी तो कंसिडरेशन मिसिंग होने के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा।
क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, ये क्या कहानी है? देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और प्रॉमिस whose performance is guaranteed. Such liability or promise must be enforceable by law and the liability must legally enforceable and not time barred. मतलब क्या? ए और बी के बीच में जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सी आएगा, पर ए और बी के बीच में जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बी अगर परफॉर्म नहीं कर सकता तो उस पर सूट फाइल किया जा सकता है, मतलब एनफोर्सिएबल होना चाहिए। ये तीन क्वालिटी इस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। अगर ये तीन क्वालिटी में से कोई भी क्वालिटी इस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग है तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आई। यहां पे ए के बी के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो वैलिड लाइबिलिटी है, लॉफुल लाइबिलिटी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। There must be an existing liability or a promise whose performance is guaranteed. Such liability or promise must be enforceable by law. The liability must be legally enforceable and not time bound. ये क्या मतलब है सर, नॉट टाइम bound? नॉट टाइम bound मतलब ऑब्वियस बात है कि एक लिमिटेशन एक्ट है और वो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल के लिए 3 इयर्स पास हो चुके हैं अगर आपके किसी एग्रीमेंट को, तो आप उसका कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते, है ना। कोर्ट ऐसा नहीं कि कोर्ट ये कहेगा भैया कि रीजनेबल टाइम में आया करो। कोर्ट आपके और आपके पार्टी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप और आपकी पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत पुराना है ना, तो उसको बोलते हैं कि टाइम की वजह से बेयर्ड हो गया। बेयर्ड हो गया मतलब वो अनइनफोर्सेबल हो गया है, अब उसके अगेंस्ट आप नहीं आ सकते। तो ऐसा लिमिटेशन एक्ट में लिखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई टाइम बेयर्ड डेट हो गई या टाइम बेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो एनफोर्सेबल नहीं होता। जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकते तो फिर गारंटी, इस तरह के गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। इसीलिए लिखा है वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए और नॉट टू बी टाइम बेयर्ड, टाइम बेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो टाइम बेयर्ड वाली केस में नहीं है, वो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अनएनफोर्सेबल नहीं हुआ है, तभी तभी एक वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हम ये क्या पढ़ रहे हैं पता है? कौन कौन सी एसेंशियल चीजें हैं जिनके बेस पे एक वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहले तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर है और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी पेमेंट करेगा, ऐसी कंडीशन डाली है आपने कॉन्ट्रैक्ट में। इस पर्पस के लिए ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। दूसरा, कंसिडरेशन होना जरूरी है। पास्ट कंसिडरेशन अगर था प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का और बाद में वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे श्योरिटी को, तो नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट टेंस पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ए और बी क्रेडिटर डेटर जब एंटर कर रहे हैं तभी उन्होंने सी को इन्वॉल्व करा है, तो सी को फर्दर एक्स्ट्रा कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी गारंटी बिना कंसिडरेशन के दे सकता है क्रेडिटर की तरफ। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने देख लिया कि जो लाइबिलिटी उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में बन रही है डेटर के ऊपर, वो लाइबिलिटी वैलिड, लॉफुल और एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वो टाइम बेयर्ड लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, तभी आप एक वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से। देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट मतलब क्या? मिसरिप्रेजेंट करना मतलब एक तरह से गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करना, है ना। और कंसीलमेंट मतलब क्या? छुपाना। तो रॉन्ग फैक्ट्स या कंसीलमेंट, छुपाना, अगर ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन छुपाई गई है सी के साथ, ए और बी ने चुपचाप कोई बात छुपा ली है सी के साथ, मतलब पूरी तरह रिवील नहीं की या गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं सी के साथ, तो फिर सी लायबल नहीं रहेगा आगे। इसका मतलब ये है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट तो बने नहीं ना, सी को एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो आप कुछ।
तो एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय, आपने सी से जो गारंटी ली वो बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने फैक्ट्स को गलत प्रेजेंट किया, और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट, मतलब क्रेडिटर की सहमति से। मटेरियल पार्ट, मटेरियल मतलब एसेंशियल, जो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता हो, ये यहां पे इस मटेरियल वर्ड का मतलब है एसेंशियल, जो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता हो, ऐसे पार्ट को छुपाया गया। किसकी सहमति से? क्रेडिटर की सहमति से। तो क्रेडिटर का क्या हक बनता है सी से क्लेम करने का? जब क्रेडिटर कोई बात छुपा रहा है या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है सी के सामने, तो बाद में क्रेडिटर कोई पैसे लेने आना है ना, तो वो कैसे पैसे ले सकता है? वो सी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस, मतलब क्रेडिटर चुप रहा, मतलब छुपाया उसने किस चीज को? मटेरियल सर्कमस्टांसेस को, फिर वही एसेंशियल बातों को। किससे छुपाया? सी से। तो वो सी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, मतलब वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। और ए और बी एंगेज हो रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। क्या हो रही है कहानी? ए एंगेजेस बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए कह रहा है मैं बी को क्लर्क रखना चाहता हूं और मेरे बिहाफ पे बी लोगों से जाके पैसा कलेक्ट करेगा, मुझे लाके दे देगा। तो बी को वो जॉब दे रहा है और उसका काम है लोगों से पैसा कलेक्ट करना और ए को लाके देना, ठीक है। बी फेल टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिट, कुछ पैसा बी ने गड़बड़ कर दिया, मतलब उसने धांधली कर दी, चोरी कर ली, जो भी है उससे गलतियां हो गई, वॉट एवर। एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। ए ने उससे बोला, ए इन कॉन्सिक्वेंस मतलब जब ऐसा हो चुका है, बी फेल कर चुका है, बी गड़बड़ कर चुका है, तो नाराज होके ए ने बोला आगे से तुम मुझे कोई गारंटी लाके दो तो मैं तुम्हें जॉब पे रखूंगा, नहीं तो तुम मैं जॉब से निकालता हूं। इस तरह की बात हो रही है। तो ए इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब फेलिंग टू अकाउंट, मतलब वो गड़बड़ कर चुका है बी, कॉल्स अपॉन हिम, उसे बुलाता है और कहता है टू फर्निश सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी लाके दो अब, कि तुम्हें जॉब में अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं किससे वसूल करूंगा वो पैसा। यहां पे बी जाता है और सी को बुला के लाता है, बोले इनसे गारंटी ले लो। सी बेचारा भोला भाला, उसको पता ही नहीं कि क्या कहानी है। सी को गारंटी, सी से गारंटी मिल जाती है ए को। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग। सी बोलता है ठीक है ये बी मेरा दोस्त है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अब बेचारे सी को पहले बताना चाहिए ना ए को, ये ड्यूटी ऑफ ए है, मतलब क्रेडिटर की ड्यूटी है कि भैया तुम्हारा ये जो दोस्त है ये ऑलरेडी गड़बड़ कर चुका है और उसकी गड़बड़ करने की वजह से ही मैंने इससे गारंटी मांगी और ये अब तुमको लेके आया है। पर ए डज नॉट एक्वेंट सी, ए ने इस बात का नॉलेज सी को नहीं दिया। ये प्रीवियस कंडक्ट जो था ना बी का, इसका नॉलेज उसने नहीं दिया। बाद में क्या होता है, बी ने फिर गलती की। जब बी ने फिर गलती की और सी को इस बात का पता चला कि बी तो पहले से गलती कर रहा है, तो सी मना कर देगा, और वो सही मना कर रहा है, ये कोई गारंटी वैलिड ही नहीं है। मतलब अगर, फिर से वही कहानी, अगर क्रेडिटर मिसरिप्रेजेंट करता है या कंसील करता है किसी इंपॉर्टेंट बात को, या तो गलत कोट करता है या छुपाता है किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन को, किससे? श्योरिटी से। क्रेडिटर श्योरिटी से छुपा रहा है, तो क्रेडिटर श्योरिटी से किस ग्राउंड पे पैसे मांगने जाएगा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर, उसके पास ग्राउंड नहीं बचता है, ऐसा लॉ में लिखा गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल है वो भी पढ़ लेते हैं। ए ने गारंटी दी है किसको? सी को। ए गारंटीज टू सी, तो ये हो गया अपना श्योरिटी, सॉरी ये हो गया अपना क्रेडिटर, और ए हो गया श्योरिटी। तो ए श्योरिटी बन गया, सी क्रेडिटर हो गया। ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी, बी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। ए सी को कह रहा है कि भैया तू एक काम कर, मिस्टर बी को आयरन सप्लाई कर दे, आयरन मतलब अपना लोहा, ठीक है, और उसका जो पेमेंट सी को मिलना चाहिए बी से, अगर बी डिफॉल्ट करेगा तो मैं दे दूंगा।
रेट तय हुआ 2000, सॉरी, टू बी द अमाउंट ऑफ 2000 टन, क्वांटिटी डिसाइड हुई 2000 टन आयरन, ठीक है। बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड। अब देखो बी और सी कौन है? बी और सी मतलब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर प्राइवेटली, प्राइवेटली मतलब आपस में क्या तय कर रहे हैं? बी शुड पे ₹5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, बाजार जो भाव है उससे ₹5 एक्स्ट्रा पे करेगा डेटर क्रेडिटर को। और ऐसा डिसीजन उन्होंने प्राइवेटली लिया है। प्राइवेटली लिया है मतलब बेचारे सी को इस चीज का नॉलेज ही नहीं दिया है, उससे छुपाया है या मिसरिप्रेजेंट किया है। अब बाद में क्या करता है? प्रिंसिपल डेटा डिफॉल्ट कर देता है, क्रेडिटर जाएगा सी के पास और वो मार्केट रेट से ₹5 ऊपर मांगेगा, तो सी उससे क्या कहेगा? ₹5 ऊपर मैं कैसे दे सकता हूं? तुमने ये बात मुझसे छुपाई। अगर तुम दोनों ने ये चीज डिसाइड की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस में लेना था और मैं एग्री होता तो होता, फिर मैं तुम्हें ये पैसे दे देता। तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। किस पार्ट के लिए? एक्सेस पार्ट के लिए, वो ₹5 के लिए। बाकी तो यार उसको देना था वो देगा ही। सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड डेट, दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए इज नॉट लाइबल एज श्योरिटी। तो ए उस ₹5 के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई डाउट है तो इस पे पूछ लेना, अपन आगे चलते हैं। क्या एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना जरूरी है? हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, चलो मैं फिर से रिकॉल करा दूं। पहला एसेंशियल था पर्पस, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है उसी पर्पस के लिए गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब कि एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी उसका पेमेंट कर देगा क्रेडिटर को। तो ये जब तक पूरा सिनारियो क्रिएट ना हो तब तक वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्लियर की गई कि जो श्योरिटी होता है वो क्रेडिटर को जो अश्योरेंस दे रहा है, जो अश्योरेंस दे रहा है कि भाई मैं पेमेंट करूंगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इसके बदले में श्योरिटी को कुछ मिले ये जरूरी नहीं है। क्रेडिटर ने डेटर को ऑलरेडी कुछ दे दिया है, वो ही इनडायरेक्टली कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर पहले से ए और बी के बीच में लेन देन हो चुका है और बाद में वो सी को इन्वॉल्व करते हैं, तो बाद में इन्वॉल्व करोगे, पहले से इन्वॉल्व नहीं है। एट द टाइम ऑफ डीलिंग बिटवीन ए और बी, सी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में पहले से हो गया, सी को बाद में बताया जा रहा है और उसे श्योरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पे कंसिडरेशन मिसिंग माना जाएगा सी के साथ, और इसलिए इस ग्राउंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा एसेंशियल्स में कि भाई लाइबिलिटी जो होनी चाहिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि ये जो क्रेडिटर डेटर के बीच में जो लाइबिलिटी थी वो वैलिड है, लॉफुल है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और टाइम बेयर्ड नहीं है। जब तक ये एलिमेंट्स लाइबिलिटी के साथ जुड़े हुए नहीं है वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर क्रेडिटर मिसरिप्रेजेंट करता है या कंसील करता है किसी फैक्ट को, किसके साथ? श्योरिटी के साथ। बेसिकली ये जिम्मेदारी क्रेडिटर को क्यों दी गई कि भाई वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बताना है? क्योंकि जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर किसके पास जाएगा? श्योरिटी के पास पैसे मांगने जाएगा। तो अगर उसने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट में चीजें छुपाई हैं या गलत कोट की हैं तो उसे यह हक नहीं बनता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगा कि वो श्योरिटी से उसका क्लेम करे, है ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को वैलिड होने के लिए ये चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे ना। आगे देखो, अब हम बोल रहे हैं राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरली भी क्रिएट किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरली भी क्रिएट किया जा सकता है, राइटिंग होना कंपलसरी नहीं है। राइटिंग में भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, वैलिड है। अगली बात, ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज। अब देखो, अगर सपोज करो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वही ये प्रिंसिपल डेटर है और ये हमारा क्रेडिटर है, और ए ने कंडीशन लगाई बी पे कि चाहो कोई गारंटर ढूंढ के लाओ, मैं आपको गुड्स दे दूंगा, आपसे पैसे ले लूंगा, आप एक गारंटर लाओ। बी गया सी के पास, सी को बोला यार मेरा गारंटर बन जाओ। सी बोला बनने को रेडी हूं लेकिन मेरे साथ कोई और भी चाहिए हमको, मैं अकेला गारंटी नहीं लूंगा, एक और बंदा ढूंढ के लाओ, अगर वो भी रेडी है तो मैं भी रेडी हूं। मतलब ज्वाइनिंग कराओ
अदर कोश्योरिटीज की। कोश्योरिटी मतलब मेरे जैसा एक और गारंटी देने वाला ढूंढ के लाओ। ये कंडीशन डाली है किसने? सी ने। तो अगर वो ढूंढ पाए डी को या किसी ऐसे पर्सन को जो एग्री है या शामिल होना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसी ही बात लिखी हुई है, देखो। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन, मतलब क्या बोल रहा है वो? जो पर्सन गारंटी दे रहा है, पर्सन गिविंग गारंटी मतलब श्योरिटी, मतलब सी क्या बोल रहा है? मैं क्रेडिटर को गारंटी तभी दूंगा अंटिल अनदर पर्सन हैज ज्वाइंड। मेरी गारंटी तभी वैलिड है जब कोई और ज्वाइन करेगा एज को श्योरिटी। अब अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो गारंटी इज नॉट वैलिड, अगर दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं करता तो। डी नहीं आया तो सी की गारंटी भी नहीं है। इसका मतलब यह है that implies that the guarantee by surety is not valid if the condition imposed by surety, यहां सी ने कंडीशन लगाई थी ना, एक बंदा और ढूंढ के लाओ, तो जो कंडीशन श्योरिटी ने लगाई है, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी कि भाई एक और को श्योरिटी ढूंढ के लाओ, तो बेसिकली ए सी से अकेले सी से क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब एक तरह से सी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है एज श्योरिटी, मतलब एक तरीके से गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो जब तक श्योरिटी की कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ मैं खत्म कर देता हूं, मुश्किल से 2-3 मिनट का है। देखो कि गारंटी जो है वो दो कैटेगरी में हम सीख सकते हैं। एक है स्पेसिफिक गारंटी, ये वो गारंटीज होती हैं जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती हैं, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल डेट, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है वो स्पेसिफिक गारंटी कहलाती है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है ये गारंटी अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है ऐसी गारंटी जो एक पीरियड के लिए चलेगी। मतलब मैंने अगर गारंटी दी है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 साल की, तो पूरे 1 साल में चाहे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने सबके ऊपर मैं गारंटर हूं। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन टाइम बेसिस पे हो सकता है। एक और कहानी हो सकती है, मैं गारंटी देता हूं ₹2 लाख तक के ट्रांजेक्शन की, तो अगर आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सपोज 10,000 का, फिर 25,000 का, तो जब तक 2 लाख रुपए ए और बी के बीच में ट्रांजैक्ट होंगे वहां तक मेरी गारंटी है। तो जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन टाइम बेसिस पे बना लो या अमाउंट बेसिस पे बना लो, उस तरह की गारंटी को हम कहेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी। वो टाइम एंड होने पे या वो अमाउंट की लिमिट अचीव होने पे ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये एंड हो जाती है। A surety's liability continue until the revocation of the guarantee. The essence of continuing guarantee is, अच्छा क्या सर एक श्योरिटी पूरा वेट करेगा 31 मार्च तक या 2 लाख रुपए तक? नहीं, ऐसा नहीं है। श्योरिटी किसी भी दिन हो सकता है, इस दिन उसको लगता है यार मेरे को गारंटी नहीं लेना चाहिए, 30 सितंबर को लगता है, तो वो 30 सितंबर को रिवोक कर देगा। रिवोक करना मतलब कैंसिल करना। या वो 1 लाख रुपए के बाद ही उसको ऐसा फील होता है कि यार मुझे आगे गारंटी नहीं रखना, तो वो यही रिवोक कर देगा। मतलब वो एक तरह से क्रेडिटर को इन्फॉर्म कर देगा और डेटर को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैं आगे के अमाउंट के लिए या आगे के पीरियड के लिए गारंटी में नहीं रहना चाहता। ऐसी कहानी केवल कंटिन्यू में हो सकती है। एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी लेने के बाद उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो रिवोक कर देगा आगे, वो तो ले ली उसने। लेकिन 2 लाख रुपए में से अभी सपोज 25,000, 50,000 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट हुए हैं, अभी पूरे 2 लाख नहीं हुए, तो यहाँ पे टाइम है, कभी भी जाके जो श्योरिटी है वो ए और बी को इन्फॉर्म करके अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है। अगर वो रिवोक नहीं करता है तो वो कब तक चलेगी? जब तक वो 2 लाख रुपए अचीव नहीं हो जाते ट्रांजेक्शंस में अमाउंट, या फिर वो 31 मार्च नहीं आ जाता, मतलब ईयर एंड नहीं हो जाता। तो टाइम के हिसाब से लिमिट या अमाउंट के हिसाब से लिमिट अचीव होगी तभी ये कंटिन्यूइंग गारंटी एंड होगी, ऐसा नहीं है। श्योरिटी बीच में भी इस कंटिन्यूइंग गारंटी को एंड कर सकता है, पर अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर ये गारंटी चलेगी उस पीरियड तक या उस अमाउंट तक। आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी लिमिट बना सकते हो, तो ऐसी कोई भी चीज में टाइम हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे
और भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बात ये है, ये समझो कि आपने सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बनवाई है, अमाउंट बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिस पे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। गारंटी और इंडेमनिटी के बीच में जो अंतर है वो क्या है। बेसिकली यहां पे दो पार्टी होती है इंडेमनिटी में, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। एक जिसको प्रोटेक्शन मिला है वो इंडेमनीफाइड, और जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो इंडेमनीफायर। इसी तरीके से आइडेंटिफाई होता है, और जो भी नुकसान होगा इंडेमनीफाइड को, उसे कंपनसेट करने की कंपनसेट करने का प्रॉमिस दे रहा है इंडेमनीफायर। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडेमनीफायर को के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, इंडेमनीफाइड तो प्रोटेक्टेड है, और प्रोमिसर कौन है, इंडेमनीफायर। ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया भी था। तो जो इंडेमनीफायर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, और उसके पास जो जिम्मेदारी है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब अगर नुकसान हुआ तो पेमेंट देना ही है, और किसी इवेंट का इंतजार नहीं करना है, एक ही इवेंट है नुकसान होना। लेकिन यहां पे जो लाइबिलिटी है श्योरिटी पे वो कंडीशनल है। पहली बात, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो ही पेमेंट बनेगा। जब प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर पे, और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो जिम्मेदारी आएगी। तो यहां ये कंडीशनल लाइबिलिटी है या सेकेंडरी लाइबिलिटी है। आगे की बात करते हैं, टाइम ऑफ लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, मतलब प्रोमिसर की जिम्मेदारी अराइज कब होती है, जब वो इवेंट हैपन होता है, वो कॉन्टिंजेंसी ऑकर होती है। जबकि यहां पे लाइबिलिटी अराइज कब होती है, जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है, नॉन परफॉर्म या नॉन पेमेंट बाय प्रिंसिपल डेटर। टाइम टू एक्ट, इंडेमनीफायर मतलब प्रोमिसर, इन केस ऑफ इंडेमनिटी जो प्रोमिसर है, नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर इवेंट हो गया है तो उसके ऊपर एक्शन लेना जिम्मेदारी है इंडेमनीफायर की। अगर लॉस हो गया है तो इंडेमनीफायर को पेमेंट करना है, उसके लिए इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड पर्सन आके रिक्वेस्ट करे, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है, द श्योरिटी, श्योरिटी तभी एक्ट करता है जब क्रेडिटर आके उससे बोलेगा या प्रिंसिपल डेटर उससे बोलेगा। आगे चलते, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड में तो थर्ड पार्टी है ही नहीं, दो ही पार्टी है। तो इंडेमनीफायर मतलब प्रोमिसर किसी और से पैसे लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन श्योरिटी अगर पेमेंट करता है क्रेडिटर को तो उसे राइट है, ये वो वाला तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है ना, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से अपना किया हुआ पेमेंट रिकवर कर सकता है। तो यहां पे थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट अवेलेबल है कि वो जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवरी करेगा। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस की बात है, जबकि यहाँ पे एक तरह से क्रेडिटर को सेफ्टी या सिक्योरिटी दी जा रही है। तो दोनों के पर्पस बिल्कुल अलग है। कंपिटेंसी, सारी पार्टी मतलब दोनों पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, इंडेमनीफायर भी और इंडेमनीफाइड भी, क्योंकि दोनों प्रॉमिस कर रही हैं, और दोनों प्रॉमिस कर रही है, दोनों को परफॉर्मेंस करने हैं, और दोनों को ये राइट मिलना है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सके। सूट फाइल तो उन्हीं के अगेंस्ट हो सकता है जो कॉम्पिटेंट हो। इसलिए इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दोनों पार्टी कंपिटेंट होना चाहिए। यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो माइनर हो सकता है, लेकिन श्योरिटी माइनर नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट मैंने ऊपर सिखा दिया है। आई होप बात समझ में आ गई है। श्योरिटी से रिलेटेड हम जो कंसेप्ट हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर या ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक कवर कर लो, रिवाइज कर लो, डाउट पूछ लो, फिर हम अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, राइट।